India Legal presents Courts Roundup. नमस्कार, मैं हूं आपके साथ पूजा कविया गोमा। कोर्ट्स राउंडअप में आपका स्वागत है। इस बुलेटिन में अगले आधे घंटे हम आपको कोर्ट से जुड़ी तमाम छोटी बड़ी खबरों से रूबरू करवाएंगे। कोर्ट की कार्यवाही और सुप्रीम कोर्ट से लेकर हाई कोर्ट और लोअर कोर्ट तक के फैसलों को आपके सामने रखेंगे। आगे बढ़ने से पहले डाल लेते एक नजर हेडलाइंस पर। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने सिद्दीकी कप्पन की जमानत याचिका पर यूपी सरकार से 14 मार्च तक मांगा जवाबी हलफनामा। कहा, तय समय तक जवाब नहीं मिलने पर किया जाएगा अर्जी का निपटारा। गिरफ्तारी के खिलाफ नवाब मलिक की बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका पर बॉम्बे हाई कोर्ट बुधवार को करेगा सुनवाई। मलिक की गिरफ्तारी को बताया है गैर कानूनी, मामला रद्द करने के लिए दी है अर्जी। गर्भवती होने पर मायके में रही पत्नी के डिवोर्स को सुप्रीम कोर्ट ने माना गलत। क्रूरता की दलील के तहत दिया गया फैमिली कोर्ट का फैसला पलटा। कहा, गर्भवती का मायके में रहना क्रूरता नहीं। सेक्स वर्कर को आधार कार्ड देने के मामले में सुप्रीम कोर्ट को यूआईडीएआई ने बताया, अगर राजपत्रित अधिकारी प्रमाण पत्र देता है तो निवास के प्रमाण के बिना आधार कार्ड दिया जा सकता है। India Legal presents Courts Roundup. इलाहाबाद हाईकोर्ट ने पत्रकार सिद्दीकी कप्पन की जमानत याचिका पर यूपी सरकार से 14 मार्च तक जवाबी हलफनामा मांगा है। कोर्ट ने कहा है कि समय पर हलफनामा नहीं मिलने पर याचिका का सुनवाई के बाद निपटारा किया जाएगा। याचिका लखनऊ में एनआईए कोर्ट के समक्ष लंबित है। सरकार इलाहाबाद हाईकोर्ट में याचिका की सुनवाई चाहती है। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कथित हाथरस साजिश मामले में केरल के पत्रकार सिद्दीकी कप्पन के खिलाफ दर्ज राजद्रोह यूएपीए मामले के संबंध में दायर जमानत याचिका पर उत्तर प्रदेश सरकार से जवाब मांगा है। याचिका लखनऊ में एनआईए कोर्ट के समक्ष लंबित है। जस्टिस राजेश सिंह चौहान की खंडपीठ ने मामले को 14 मार्च को अगली सुनवाई के लिए सूचीबद्ध किया। साथ ही स्पष्ट किया कि यदि उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा जवाबी हलफनामा दायर नहीं किया जाता है तो जमानत आवेदन पर सुनवाई की जाएगी और अंतिम रूप से निपटारा किया जाएगा। कोर्ट ने सरकार के पक्ष को भी खारिज कर दिया। इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ पीठ में जमानत अर्जी के विचारणीयता के संबंध में प्रारंभिक आपत्ति उठाते हुए सरकार की तरफ से एजीए ने निवेदन किया कि एफआईआर जिला मथुरा में दर्ज किया गया और वहां जांच भी की गई, इसलिए यह जमानत याचिका इलाहाबाद हाई कोर्ट के समक्ष दायर की जानी चाहिए। इसके जवाब में कोर्ट ने कप्पन के वकील ईशान बघेल की दलील को ध्यान में रखते हुए कहा कि चूंकि कप्पन के खिलाफ मामले की सुनवाई लखनऊ में चल रही है, इसलिए वर्तमान जमानत आवेदन पर विचार किया जा सकता है। दिसंबर 2021 में मथुरा की एक स्थानीय अदालत ने कथित हाथरस साजिश मामले में कप्पन और 7 अन्य के खिलाफ दर्ज राजद्रोह यूएपीए मामले को लखनऊ की एक विशेष राष्ट्रीय जांच एजेंसी की अदालत में स्थानांतरित कर दिया था। दरअसल हाथरस में बहुचर्चित रेप कांड के बाद काफी बवाल और अफरा तफरी मची थी। इसी अफरा तफरी के बीच उत्तर प्रदेश पुलिस ने मथुरा से पीएफआई और उसके सहयोगी संगठन सीएफआई के 5 सदस्यों को गिरफ्तार किया था, जिनमें पत्रकार सिद्दीकी कप्पन भी शामिल था। इन लोगों पर आरोप लगाया गया था कि ये लोग पीएफआई के आला कमान के इशारे पर हाथरस में दंगा फैलाने की नीयत से जा रहे थे। इनको देशद्रोह और दंगा भड़काने का प्रयास करने के साथ ही सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम के तहत गिरफ्तार किया गया था। वो न्यायिक हिरासत में है और अप्रैल 2021 में पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया से जुड़े 8 लोगों, जिनमें इसके छात्र विंग के नेता के रऊफ शरीफ और केरल के पत्रकार सिद्दीकी कप्पन शामिल हैं। इनको उत्तर प्रदेश पुलिस के स्पेशल टास्क फोर्स ने राजद्रोह, आपराधिक साजिश, आतंकी गतिविधियों के वित्त पोषण और अन्य अपराधों के लिए अदालत में चार्जशीट किया गया था।
ब्यूरो रिपोर्ट APN। सुप्रीम कोर्ट ने तलाक की अपील के मामले में महत्वपूर्ण फैसला देते हुए कहा है कि गर्भावस्था के दौरान एक महिला अपने माता पिता के साथ रहने के लिए पति का घर छोड़ती है और एक निश्चित समय तक वापस नहीं आती तो ये पति के साथ क्रूरता नहीं होगी। साथ ही इस आधार पर पति तलाक नहीं मांग सकता। वहीं सुप्रीम कोर्ट की 2 जजों की बेंच जस्टिस KM जोसेफ और हरिकेश राय ने इस पूरे मामले में कहा कि एक महिला के लिए गर्भावस्था के दौरान अपने माता पिता के साथ रहना बहुत स्वाभाविक बात है और इस अवधि के दौरान अपने ससुराल में आने से इनकार करने को पति और ससुराल वालों द्वारा क्रूरता नहीं कहा जा सकता। पूरे मामले में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि पत्नी का आचरण दोष रहित था, लेकिन पति पत्नी बीते 22 सालों से अलग रह रहे हैं और पत्नी और साथ ही पति ने निचली अदालत से तलाक प्राप्त करने के तुरंत बाद पुनर्विवाह कर लिया। इस आधार पर विवाह को रद्द करने का आदेश दिया गया है। आपको बता दें कि इससे पहले ये पूरा मामला फैमिली कोर्ट में विचाराधीन था, जहां क्रूरता के आधार पर कोर्ट ने दोनों को तलाक का आदेश दिया। लेकिन जब इस मामले की मद्रास उच्च न्यायालय में सुनवाई हुई तो हाई कोर्ट ने फैमिली कोर्ट के आदेश को पलट दिया, लेकिन अब सर्वोच्च न्यायालय ने फैसला सुनाते हुए इसे क्रूरता मानने से मना कर दिया और दोनों के विवाह को बीते 22 साल से अलग रहने के कारण रद्द कर दिया। इस मामले में दोनों लोगों को 1999 में शादी उन्होंने की थी और गर्भवती होने के बाद पत्नी जनवरी में अपने ससुराल चली गई और वहां 2000 में बच्चे को जन्म दिया। इस दौरान पिता की बीमारी की वजह से पत्नी अपने मायके में ही रुकी रही और उनकी बीमारी के चलते फरवरी 2001 में मौत हो गई, जिसके बाद मार्च 2001 में पति ने तलाक की अर्जी लगाई, जिसमें फैमिली कोर्ट ने याचिका को स्वीकार करते हुए 2004 में दोनों को तलाक दे दिया। सुधार न होने वाले ब्रेकडाउन ऑफ मैरिज के मामले में तलाक के लिए दोनों पक्षों की सहमति अनिवार्य नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में तलाक की डिग्री पारित करते हुए कहा कि दोनों पक्षों की शादी इस कदर टूट चुकी है कि वो रिपेयर नहीं हो सकती। अदालत ने कहा कि 22 साल से अलग रह रहे कपल की शादी खत्म हो चुकी है, संबंधों में सुधार की गुंजाइश नहीं बची। फैमिली कोर्ट ने पति के फेवर में तलाक की डिग्री पारित की थी। क्रिएटी ग्राउंड पर तलाक का फैमिली कोर्ट ने जो आदेश दिया था उसे मद्रास हाई कोर्ट ने पलट दिया था। इसके बाद सुप्रीम कोर्ट में मामला आया। शीर्ष अदालत ने कहा कि दोनों की शादी 29 अगस्त 1999 को हुई थी, लेकिन बाद में लड़की 18 जनवरी 2000 को पति को छोड़कर अपने मायके चली गई और लौट कर नहीं आई। दोनों उसके बाद से लगातार अलग रह रहे हैं। इसे लगभग 22 साल हो चुके हैं। सुप्रीम कोर्ट में महिला की ओर से दलील दी गई। यह अनुच्छेद 142 के तहत सुप्रीम कोर्ट सुधार न होने वाले ब्रेकडाउन ऑफ मैरिज के मामले में तलाक की डिग्री पारित नहीं कर सकता है। कोर्ट ने इस दलील को खारिज करते हुए पहले के कई जजमेंट का हवाला देकर कहा कि अगर ब्रेकडाउन ऑफ मैरिज जिसमें सुधार की गुंजाइश न बची हो, जिसमें तलाक की डिग्री के लिए दोनों पक्षों की सहमति की अनिवार्यता नहीं है। शीर्ष अदालत ने कहा कि अगर दोनों पक्षों में तलाक लेने को लेकर रजामंदी है तो वो फैमिली कोर्ट जा सकता है, लेकिन एक की सहमति नहीं है तभी अनुच्छेद 142 का इस्तेमाल होता है। अदालत ने कहा कि दोनों पक्षों में सुलह और दोबारा एक होने का कोई चांस नहीं है। दोनों की शादी मर चुकी है और वापसी की गुंजाइश नहीं है। शादी इस कदर टूट चुकी है कि वो रिपेयर नहीं हो सकती। ऐसे में न्याय के हित में यही संपूर्ण न्याय है कि तलाक की डिग्री पारित की जाए। सुप्रीम कोर्ट ने अनुच्छेद 142 के तहत अपने विशेष अधिकार का प्रयोग करते हुए शादी को खत्म कर दिया और कोर्ट ने याचिका को निर्देश दिया कि वो प्रतिवादी पत्नी को 20 लाख रुपए और 8 हफ्ते के भीतर उसका भुगतान करे। भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण या UIDAI ने सुप्रीम कोर्ट को सूचित किया कि अगर राष्ट्रीय एड्स नियंत्रण संगठन या NACO या फिर राज्य स्वास्थ्य विभाग में कोई राजपत्रित अधिकारी प्रमाण पत्र देता है तो यौन कर्मियों के लिए आधार कार्ड जारी करने के लिए निवास के किसी औपचारिक प्रमाण की आवश्यकता नहीं है। न्यायमूर्ति L नागेश्वर राव और न्यायमूर्ति BR गवई की खंडपीठ ने कहा कि जानकारी विशेष रूप से यौन कर्मियों के पेशे के विवरण को गोपनीय रखना महत्वपूर्ण होगा। UIDAI का प्रतिनिधित्व करने वाले जोहेब हुसैन ने प्रस्तुत किया कि प्राधिकरण सूचना को गोपनीय और निजी रखने के लिए बाध्य है। इसके अलावा उनके पेशे का उल्लेख करने के लिए आवेदन में कोई कॉलम नहीं है। याचिकाकर्ता की ओर से पेश हुई वरिष्ठ अधिवक्ता जयंत भूषण
एमिक्स क्यूरी और आनंद ग्रोवर ने पीठ को आश्वासन दिया कि वो इस संबंध में निर्देश मांगेंगे। बेंच ने आदेश में कहा कि यूआईडीआई ने नोटिस पर एक हलफनामा दायर किया है। प्राधिकरण द्वारा ये सुझाव दिया गया कि पहचान के प्रमाण पर जोर दिए बिना यौन कर्मियों को आधार कार्ड जारी किया जा सकता है, बशर्ते वो नाको के राजपत्रित अधिकारी द्वारा जारी प्रमाण पत्र प्रस्तुत करे। जयंत भूषण और आनंद ग्रोवर ने मांग की प्रस्तुत की व्यवहारिकता के बारे में निर्देश प्राप्त करने का समय मांगा है। सुप्रीम कोर्ट उस याचिका पर सुनवाई कर रहा था जिसमें कोविड-19 महामारी के कारण यौन कर्मियों की समस्याओं को उठाया गया था। पिछले साल दिसंबर में कोर्ट ने केंद्र और अन्यों को उनके पहचान प्रमाण पत्र पर जोर दिए बिना उन्हें सूखा राशन उपलब्ध कराने के लिए कहा था। शीर्ष अदालत ने सभी राज्यों को बिना किसी पहचान के सबूत पर जोर दिए बिना नाको द्वारा पहचानी गई यौन कर्मियों को सूखा राशन उपलब्ध कराने का निर्देश दिया था और अनुपालन पर स्टेटस रिपोर्ट मांगी थी। सुप्रीम कोर्ट ने किराया राहत पर दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल के भाषण को लागू करने पर रोक के हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ दाखिल याचिका को खारिज कर दिया। इस याचिका में मांग की गई थी कि कोर्ट आप सरकार को मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के भाषण को क्रियान्वित करने के लिए नीति तय करने और उसे लागू करने का निर्देश दे। गौरतलब हो कि कोरोना काल में अरविंद केजरीवाल ने अपने एक भाषण में कहा था कि यदि एक गरीब किराएदार कोरोना महामारी के दौरान किराए का भुगतान करने में असमर्थ था, राज्य इसका भुगतान करेगा। इस याचिका पर सुनवाई करते हुए न्यायमूर्ति डीवाई चंद्रचूड़ और सूर्यकांत की खंडपीठ ने कहा कि भाषण के आधार पर वचन पत्र नहीं चलेगा, इसके लिए कुछ नीति होनी चाहिए। सरकार को इस संबंध में एक अधिसूचना जारी करनी होगी। सुप्रीम कोर्ट की पीठ ये भी कहा कि ये दिल्ली उच्च न्यायालय द्वारा पारित एक वार्ता आदेश है और इसलिए वो इसमें हस्तक्षेप नहीं कर रही है। कोर्ट ने कहा कि विशेष अनुमति याचिका में संविधान के अनुच्छेद 136 के तहत हस्तक्षेप का कोई मामला नहीं बनाया गया। इस आधार पर विशेष अनुमति याचिका खारिज की जाती है। इस मामले में पिछले साल 27 दिसंबर को दिल्ली उच्च न्यायालय की एकल न्यायाधीश पीठ ने एक आदेश पर रोक लगा दी थी जिसमें आप सरकार को मुख्यमंत्री की घोषणा के क्रियान्वयन पर एक नीति तैयार करने का निर्देश दिया गया था। उच्च न्यायालय ने एकल न्यायाधीश द्वारा पारित आदेश के खिलाफ दिल्ली सरकार की अपील पर नोटिस जारी किया था। गौरतलब हो कि मार्च 2020 में कोरोना काल में मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली के मकान मालिकों से अपील की थी कि वो पैसे के लिए किराएदारों को घर से ना निकाले। उन्होंने कहा था कि गरीबी की वजह से कोई किराया नहीं दे पाता तो कोरोना का संकट टलने के बाद दिल्ली सरकार इसे चुकाएगी। केजरीवाल ने दिल्ली छोड़कर जा रहे लोगों से अपील की थी कि वो कहीं न जाएं, लेकिन बाद में राज्य की ओर से इस भाषण को लागू नहीं किया गया। सीजेआई ने कहा कि तुच्छ जनहित याचिकाओं को हटाने के लिए संवैधानिक अदालतों द्वारा अपनाए जाने वाले उपायों में से एक है याचिकाकर्ता के अधिकार क्षेत्र की जांच करते समय सतर्क रहना है। सीजेआई एनवी रमन्ना, जस्टिस एएस बोपन्ना और हेमा कोहली की 3 न्यायाधीशों की पीठ ने कहा कि जनहित याचिकाओं का सारांश क्षेत्राधिकार या समरी जुडिशिक्शन होने के कारण अदालतों के पास पक्षों की वास्तविकता की जांच करने की सीमित शक्तियां हैं, लेकिन अदालतों को दलीलों के आधार पर पार्टी की प्रामाणिकता पर प्रथम दृष्टया विचार करना चाहिए। बेंच ने कहा, कोर्ट ने कहा कि पीआईएल के निहित स्वार्थों या मकसदों की जांच होनी चाहिए। कोर्ट ने आगे कहा कि जनहित याचिका कोई नई अवधारणा नहीं है और हालांकि इस संबंध में न्यायशास्त्र परिपक्व हो गया है, अदालतों में दायर कई दावे कभी कभी अपरिपक्व भी होते हैं। दिल्ली हाईकोर्ट ने कहा कि घरेलू हिंसा अधिनियम की धारा 19 के तहत निवास का अधिकार साझा घर में निवास का अनिवार्य अधिकार नहीं है, खासकर जब बहू को वृद्ध ससुर और सास के खिलाफ खड़ा किया जाता हो। जस्टिस योगेश खन्ना ने कहा कि इस प्रकार जहां निवास एक साझा घर है और ये मालिक पर अपनी बहू के खिलाफ बेदखली का दावा करने पर कोई प्रतिबंध नहीं लगाता है। पार्टियों के बीच एक तनावपूर्ण संघर्षपूर्ण संबंध ये तय करने के लिए प्रासंगिक होना है कि बेदखली के आधार पर मौजूद है या नहीं। अदालत एक सिविल सूट में पारित फैसले और डिग्री के खिलाफ दायर अपील पर विचार कर रही थी। प्रतिवादी ने एक पंजीकृत के बिक्री डीड या विलेख के तहत संबंधित संपत्ति का पूर्ण और एकमात्र मालिक होने का दावा किया था। प्रतिवादी ने बहू होने के नाते बेदखली का मुकदमा दायर किया था। ये प्रस्तुत किया कि वर्ष 2003 में अपीलकर्ता के साथ प्रतिवादी के बेटे की कानूनी रूप से विवाहित पत्नी होने के नाते अपनी 2 नाबालिग बेटियों के साथ रहती थी।
अपीलकर्ता की मुख्य दलील ये थी कि एस केयर सिंह ने संयुक्त परिवार के फंड एंड पैतृक संपत्ति बिक्री आय से वाद संपत्ति खरीदी थी और उसकी मृत्यु के बाद प्रतिवादी ने पैतृक धन से ये संपत्ति खरीदी गई थी। इसलिए संपत्ति संयुक्त परिवार की संपत्ति थी जिसमें अपीलकर्ता को भी निवास करने का अधिकार था। अदालत का विचार था कि अपीलकर्ता ने एस केसर सिंह और बेटों के नाम पर किसी भी हिंदू अविभाजित परिवार की संपत्ति को अस्तित्व को दिखाने के लिए कोई दस्तावेज दाखिल नहीं किया गया था या कभी पैतृक संपत्ति थी या कथित तौर पर पैतृक धन से खरीदी गई थी। कोर्ट ने कहा बेशक डीवी एक्ट की धारा 19 के तहत निवास का अधिकार साझा घर में निवास का अपरिहार्य अधिकार नहीं है, खासकर जब बहू को वृद्ध ससुर और सास के खिलाफ खड़ा किया जाता हो। इस मामले में दोनों लगभग 74 और 59 वर्ष की आयु के वरिष्ठ नागरिक होने और अपने बूढ़े होने के कारण शांति से जीने के हकदार हैं। इधर मनी लॉन्ड्रिंग मामले में गिरफ्तार हुए महाराष्ट्र के मंत्री नवाब मलिक अपने खिलाफ दर्ज केस करवाने के लिए बॉम्बे हाईकोर्ट में पहुंच गए हैं। बॉम्बे हाईकोर्ट बुधवार को महाराष्ट्र के कैबिनेट मंत्री नवाब मलिक द्वारा दायर बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका पर सुनवाई करेगा, जिसमें प्रवर्तन निदेशालय द्वारा उनके खिलाफ दर्ज मनी लॉन्ड्रिंग के मामले को चुनौती दी गई थी और ईडी की हिरासत से उनकी तत्काल रिहाई की मांग की गई थी। उन्होंने याचिका में अपनी गिरफ्तारी को गैर कानूनी बताया है, साथ ही जल्द से जल्द रिहाई की मांग की है। प्रवर्तन निदेशालय ने भगोड़े अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद इब्राहिम से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में उनके खिलाफ दर्ज किया है। वो फिलहाल 3 मार्च तक ईडी की हिरासत में रहेंगे। नवाब मलिक ने आरोप लगाया कि उनकी गिरफ्तारी अवैध है, उन्हें केंद्रीय एजेंसियों के दुरुपयोग की खुलकर आलोचना करने के कारण लक्षित किया गया है। उन्होंने ये भी कहा कि वो पहले नहीं है जिसे निशाना बनाया गया हो। देश भर में चिंतित रहने वाला ट्रेंड है ये, जहां सत्ता में बैठी पार्टी की तरफ से केंद्रीय एजेंसियों का दुरुपयोग किया जा रहा है। ईडी ने 23 फरवरी को मनी लॉन्ड्रिंग मामले में गिरफ्तार किया था। ईडी ने अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद इब्राहिम के खिलाफ 3 फरवरी को दर्ज एनआईए की एफआईआर के आधार पर ये कार्रवाई की थी। मलिक ने याचिका में कहा कि ईडी के अधिकारियों ने 23 फरवरी को उन्हें बिना किसी नोटिस या समन के आपराधिक प्रक्रिया संहिता की धारा 41A के तहत उनके आवास से जबरन उठा लिया। मलिक के खिलाफ रिमांड में ईडी ने आरोप लगाए थे कि मलिक ने डी गैंग के सदस्य हसीना पारकर, सलीम पटेल और सरदार खान के साथ मिलकर कुर्ला में मुनीरा प्लम्बर की पैतृक संपत्ति हड़पने की आपराधिक साजिश रची और इस संपत्ति की मौजूदा कीमत 300 करोड़ रुपए है। तो वहीं सुप्रीम कोर्ट के बाद अब बीजेपी मुकुल राय के विधायक पद को दलबदल विरोधी कानून के तहत खारिज कराने की मांग करते हुए कलकत्ता हाईकोर्ट में याचिका दायर की है। इससे पहले विधानसभा अध्यक्ष बिमान बनर्जी ने इसे स्वीकार नहीं किया था। इसकी बजाय उन्होंने कहा कि मुकुल के विधायक पद को बर्खास्त नहीं किया जाएगा क्योंकि वो अभी भी भाजपा में है। ये मामला कलकत्ता उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश प्रकाश श्रीवास्तव और न्यायमूर्ति राजश्री भारद्वाज की पीठ में दायर किया गया। मुख्य न्यायाधीश की पीठ ने भी मामले को स्वीकार कर लिया। इस हफ्ते याचिका पर सुनवाई हो सकती है। विधानसभा में विपक्ष के नेता सुवेंदु अधिकारी ने विधानसभा अध्यक्ष के उस फैसले को चुनौती देते हुए सुप्रीम कोर्ट में मामला दायर किया था, जिसमें कहा गया था कि मुकुल अभी भी भाजपा में है, लेकिन पिछले शुक्रवार को शीर्ष अदालत ने इस मामले को खारिज कर दिया। इसकी बजाय उन्होंने कहा कि अगर उन्हें बंगाल विधानसभा अध्यक्ष के फैसले को चुनौती देने वाला मामला दर्ज कराना है तो वो कलकत्ता हाईकोर्ट में मामला दायर कर सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी के बाद भाजपा ने हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया। हाईकोर्ट को मामले की सुनवाई के 1 महीने के भीतर पूरी करनी है। गौरतलब हो कि मामला विधानसभा अध्यक्ष के समक्ष लंबित था। वहीं मुकुल के वकीलों ने कहा कि कृष्णानगर उत्तर से विधायक अभी भी भाजपा के साथ हैं। बाद में निर्णय की घोषणा करते हुए अध्यक्ष ने यह भी कहा कि दलबदल विरोधी कानून के तहत मुकुल राय की विधायक पद की बर्खास्ती का समर्थन करने के लिए पर्याप्त सबूत नहीं थे, इसलिए आवेदन खारिज किया जा रहा है। उसके बाद विधायक फिलहाल भाजपा में हैं। मुकुल को लोक लेखा समिति का अध्यक्ष बनाने के फैसले को चुनौती भी दी गई थी। चलिए इसी के साथ कोर्ट्स राउंडअप में इतना ही। नमस्कार। India Legal presents Courts Roundup.